कुछ पा लेना जीत नहीं, कुछ हार जाना कोई हार नहीं। सिर्फ परिस्थितियों का अभाव है, परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। अगर आप धरती के विषय में कुछ भी उसके विषय में अलग अलग विषय में उसके जानना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा विकल्प है जियोलॉजी यानी कि भूविज्ञान। भूविज्ञान यानी जियो का अर्थ होता है पृथ्वी तथा जियोलॉजी का अर्थ होता है अध्ययन यानी कि पृथ्वी का अध्ययन। नमस्कार, मंजिल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भूविज्ञान की, उसके विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम उसमें अपना करियर बना सकते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं शुभम चौधरी जी, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में असिस्टेंट प्रोफेसर है। शुभम जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुभम जी, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आज हम बात करेंगे भूविज्ञान की, कि भूविज्ञान क्या है। अगर हम आसान शब्दों में समझना चाहें कि भूविज्ञान क्या है। जी, भूविज्ञान को अगर हम बिल्कुल ही आसान शब्दों में अगर उसको समझाने की कोशिश करें तो भूविज्ञान एक सब्जेक्ट है जो धरती के बारे में बात करता है, धरती के एवोल्यूशन के बारे में बात करता है, धरती के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, धरती के अंदर रहने वाले रॉक्स के बारे में बात करता है, उसके एवोल्यूशन के बारे में बात करता है, इवन प्लानिटरी साइंसेस के बारे में बात करता है। तो भूविज्ञान एज एन सब्जेक्ट बहुत ही वाइडर इम्प्लीकेशंस के साथ हमारे साथ एक सब्जेक्ट है, जो साइंस की एक फील्ड है जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में। जी। जैसे कि आपने बताया कि जो भूविज्ञान है, अगर हम धरती के अंदर की बात करें तो वो अलग अलग विषय पे जो है हम उसकी जो है वो स्टडी कर सकते हैं। इस विषय को लेने के लिए अगर कोई बच्चा जो है, अगर वो इस विषय पर जो है अपना करियर परस्यू करना चाहता है तो वो किस तरह से कब ये करियर, जैसे अगर हम +2 लेवल की बात करें तो उसे +2 लेवल में इसको अडॉप्ट कर सकता है या वो ग्रेजुएशन लेवल में इसमें स्टडी कर सकता है। देखिए, जो जियोलॉजी एज एन सब्जेक्ट स्कूल्स में अभी रिसेंटली कोई एडिशन नहीं है, बट जो जियोलॉजी एज एन सब्जेक्ट आपको मिलेगा ग्रेजुएशन में एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में, जो स्टूडेंट्स 10th +2 के बाद आइदर मेडिकल और नॉन मेडिकल में उन्होंने परस्यू किया है, वो जियोलॉजी एज एन सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन परस्यू कर सकते हैं एंड उसके आगे वो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी उसमें एंटर कर सकते हैं। जी। अगर हमारा जो ये सब्जेक्ट है, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे ये सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस्ड है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जियोलॉजी 1970s से धर्मशाला कॉलेज में इंट्रोड्यूस था। उसके बाद लेटर स्टेजेस में आफ्टर 2018 अप्रॉक्सीमेटली 6 कॉलेजेस में ये दोबारा री इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें एक शिमला का गवर्नमेंट कॉलेज संजौली भी है। एंड फॉर हायर स्टडीज़ इसमें आप रीजनल सेंटर जो धर्मशाला में है वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन इंट्रोड्यूस्ड है। एंड इवन आई कैन से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला है वहाँ पे भी इस विषय को पढ़ाया जा रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन में। जी। ये तो आपने बात की कि हिमाचल प्रदेश के इंस्टीट्यूट्स के बारे में हमने बात की कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में हैं। अगर हम अक्सर देखा गया है कि किसी भी राष्ट्रीय स्तर पे, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बात करें कि राष्ट्रीय स्तर पे अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लेनी होती है तो एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, तो जाके जो है आपकी एडमिशन होती है। क्या इस सब्जेक्ट के लिए भी कोई टेस्ट कंडक्ट किया जाता है? जी, देखिए, इस सब्जेक्ट में बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वही रोल प्ले करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करूं, वो अपना एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम साइंस सब्जेक्ट्स के लिए निकालती है, जिसमें एक जियोलॉजी भी एक सब्जेक्ट होता है। स्टूडेंट वहाँ से परस्यू कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी इन देहरादून, उत्तराखंड, वहाँ पे भी आप ये कॉमन एंट्रेंस के थ्रू उनका अपना एग्ज़ाम होता है, वहाँ से आप जियोलॉजी ग्रेजुएशन में ऑप्ट कर सकते हैं। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर ये जो कोर्स है ये आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में ही आप जा पाएंगे। इनिशियल स्टेजेस में, ऑनर स्टेजेस में आपको पंजाब यूनिवर्सिटी या आपको उत्तराखंड में ये देखने को मिलेंगे। जी। शुभम जी, जैसे आपने बताया कि हर एक जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो, जैसे आपने पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, तो अलग से जो है अपना जो है एंट्रेंस जो है वो टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाती हैं। जैसे आपने मुझे बताया कि मेडिकल जिस बच्चे ने पढ़ा है और नॉन मेडिकल जिस बच्चे ने पढ़ा है वो इस सब्जेक्ट को अडॉप्ट कर सकता है। तो मेडिकल और नॉन मेडिकल अडॉप्ट करने वाले बच्चे जो है, अगर हम नॉन मेडिकल वाले बच्चे क्यों इसको अडॉप्ट कर सकते हैं और जो नॉन मेडिकल वाले हैं या मेडिकल वाले ही क्यों अडॉप्ट कर सकते हैं? दोनों के लिए अलग अलग कैरियर पर्सपेक्टिव्स क्या है?
देखिए, ये जो जियोलॉजी सब्जेक्ट है ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसका जो नॉलेज बेस है ये आता है मेडिकल के सब्जेक्ट से भी आता है और नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट्स से भी आता है। जैसे कि आपने बात किया करियर प्रोस्पेक्ट्स की, अगर बात की जाए तो अगर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जियोलॉजी के अंडर, दैट इज़ पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में हम ह्यूमन एवोल्यूशन या लाइफ के एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। वो जो सब्जेक्ट है वो टोटली फोकस्ड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिकल फील्ड से आते हैं। वेयर एज नॉन मेडिकल फील्ड से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स भी है, लाइक स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है, टेक्टोनिक्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैथमेटिक्स एज अ बेस काम करता है और उनकी इंपॉर्टेंस नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा है। रही बात आप कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए दोनों मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स उसमें परस्यू कर सकते हैं ग्रेजुएशन, आइदर वो मेडिकल के स्टूडेंट है या नॉन मेडिकल के, जियोलॉजी वो परस्यू कर सकते हैं। जियोलॉजिस्ट, हमने जियोलॉजी की बात की, जियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? देखिए, पहले तो जियोलॉजिस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक तो हमारे पास एक ऑफिशियल तरीके से हम पढ़ते हैं, उसके पढ़ाई करते हैं, तो एक तरीका है जियोलॉजिस्ट बनने का। बट जैसे कि हम हिमालयाज़ की गोद में रहते हैं, हम हिमालयाज़ में रहते हैं, तो हर कोई आदमी पहाड़ों के साथ, रॉक्स के साथ हर रोज़ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंटरेक्ट करता है, तो वो अपने ही तरीके से एक जियोलॉजिस्ट है। अगर उसे जियोलॉजिस्ट फॉर्मल तरीके से बनना है तो ग्रेजुएशन जियोलॉजी में करनी पड़ेगी, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है एंड वो किसी भी फील्ड में जियोलॉजी के अंडर हायर स्टडीज़ या एकेडमिक्स में भी आगे बढ़ सकता है। जी। तो जो जियोलॉजिस्ट बनने के बाद जो मुख्य कार्य है वो क्या रहते हैं? कि जो अगर जियोलॉजिस्ट बन गए तो मुख्य कार्य क्षेत्र हमारा क्या रहता है? जी, जैसे कि आप देखें कि जियोलॉजी एज एन सब्जेक्ट काफ़ी डाइवर्स है, बहुत सारी सब डिसिप्लिन्स इसके अंडर काम करते हैं, बट मैं उनमें फोकस करना चाहूँगा जो जिनकी इंपॉर्टेंस हमारे एरिया में है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हम नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ में रहते हैं। आप इसको मैं कोरिलेट करना चाहूँगा, आप एक गोल्ड माइन में रहते हैं, अगर आप हिमालयाज़ हमारे लिए गोल्ड माइन है जियोलॉजिस्ट के लिए। जिस प्रकार का नॉलेज, जिस प्रकार का डाटा हमें यहाँ मिलता है, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस तरीके के सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं स्पीति की बात करूँ तो स्पीति इज़ अ ओपन लाइब्रेरी और ओपन लेबॉर्ट्री टू अस स्ट्रक्चरल जियोलॉजिस्ट के लिए वो ओपन लेबॉर्ट्री है। फॉसिल्स एक्सप्लोर करने वाले या फॉसिल्स पे काम करने वालों के लिए स्पीति एक ओपन हेवन है जहाँ पे उनको बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। अब स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, टेक्टोनिक्स एक बहुत रीसेंट सब्जेक्ट है जिसकी डेवलपमेंट हो रही है आज के टाइम पे भी। टेक्टोनिक्स या नियो टेक्टोनिक्स जिसको हम बोलते हैं कि अर्थ में फॉल्ट्स, अर्थक्वेक्स किस तरीके से काम करते हैं, तो हिमालयस की डायरेक्शन के हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो इट इज़ स्टिल ग्रोइंग बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन जियोलॉजी। एंड सेकेंडली, अगर हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। धर्मशाला जो है, धर्मशाला एक तरीके से हम स्कॉटलैंड के साथ कंपेयर करते हैं कि वो हिमाचल का स्कॉटलैंड है धर्मशाला। और आपको जान के बहुत ही अच्छा लगेगा कि जो हमारे जियोलॉजी का विकास है वो भी 70s में, 1750s के आसपास वो स्कॉटलैंड में ही हुआ। जो फॉर्मल डाटाबेस, जो फॉर्मल नॉलेज की क्रिएशन है वो स्कॉटलैंड से स्टार्ट होती है। सेम तरीके का टेरेन हम यहाँ पे भी देखते हैं और वहाँ पे भी देखते हैं, इसलिए जियोलॉजी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे आपने कहा कि अगर जैसे आपने धर्मशाला का ही हमें एग्जाम्पल दिया कि बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है। अगर हम हिमालयन टेरेन की अगर हम बात करें, जिस तरह के अगर हम आज के समय की बात करें, लैंडस्लाइड्स और जो ज्वालामुखी और अलग अलग तरह की बाढ़ आना और ये अर्थक्वेक्स आना, क्या जियोलॉजिस्ट का काम सिर्फ इतना ही तक सीमित है? देखिए, ये एक बहुत वाइडर प्रोस्पेक्ट में सोचने की ज़रूरत है कि जियोलॉजिस्ट का काम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगा, जियोलॉजिस्ट को हम लिमिट नहीं कर सकते हैं सिर्फ लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स में, बिकॉज ये सारे के सारे प्रोसेस को रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरप्ले करते हैं। अगर मैं कहना चाहूँ, अगर मुझे एज अ जियोलॉजिस्ट लैंडस्लाइड्स को समझना है या अर्थक्वेक्स को समझना है, तो कहीं ना कहीं हिमालयाज़ में बैठ के मेरे को हिमालयाज़ के एवोल्यूशन को समझना पड़ेगा। शायद मैं ज़्यादा इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हिमालयन एवोल्यूशन की बात जब हम करते हैं तो ये एक ग्लोबल टेक्टोनिक प्रोसेस है। मतलब हमारे पास आज से 65 मिलियन ईयर्स पहले दो प्लेट्स थी, वन इज़ एशियन प्लेट और इंडियन प्लेट भी कह सकते हैं, वो टकराती है यूरेशियन प्लेट के साथ, उसके साथ हमारे साथ क्रिएशन होता है हिमालयाज़ का। एंड आपने सुना भी होगा हिमालयाज़ आर स्टिल ग्रोइंग। तो जिस भी प्रोसेस को आपको समझना है, चाहे वो लैंडस्लाइड्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, आपको जियोथर्मल्स के बारे में समझना है, तो हिमालयाज़ के एवोल्यूशन को समझना, उस इंटरप्ले को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
जी जी। जैसे आपने लैंडस्लाइड्स की बात जी। करी, अगर मैं आज के समय की बात जी। करूं तो आपको क्या लगता है कि ये जी। जो लैंडस्लाइड है, जिस तरह से आप इस विषय में बता रही जी। हैं और आपने स्टडी भी इस विषय जी। पे किया जी। है, तो थोड़ा सा मुझे इस विषय पर जो है थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, जो लैंडस्लाइड्स का फिनोमिना अभी हम इस मंथ में देख रहे हैं, जो जी। काफ़ी हर एक डिस्ट्रिक्ट में, मेरे ख्याल से हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने ये फिनोमिना को ऑब्जर्व किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं लैंडस्लाइड्स को कैटेगराइज करूं कि लैंडस्लाइड्स को हमने समझना कैसे है, तो इसके लिए हमें 2-3 डायमेंशंस में सोचने की ज़रूरत है। जी। तो मैं सीरियल वाइज सारी डायमेंशंस की बात रखना चाहूँगा। तो फर्स्ट डायमेंशन है, अगेन आई एम रिपीटिंग, हिमालयन एवोल्यूशन। जी। मैं जल्दी से अपनी बात रखूँगा। हिमालयन एवोल्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं वेज थ्योरी। जी। उस वेज थ्योरी ने हमें एक कंसेप्चुअल नॉलेज या थ्योरेटिकल नॉलेज ये क्रिएट करके दिया है कि जो लेसर हिमालयाज़ है वहाँ पे मैक्सिमम एक्सुमेशन है और इरोजन है। मतलब सिंपल भाषा में बोले कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें लैंडस्लाइड देखने को मिल सकते हैं, जो लेसर हिमालयाज़ है स्पेशली। एंड जो सेकंड डायमेंशन है, जब भी हम लैंडस्लाइड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, कि हमारे पास मानसून्स किस प्रकार से एक्ट करता है, हिमालयाज़ में मानसून्स किस प्रकार से रहे हैं। तो हिमालयन मानसून्स का जो अगर हम स्टडी, अगर मैं बहुत इनिशियल स्टेजेस पे लेकर जाऊँ, तो वो 10 लाख साल पहले हिमालयस मानसून की बात हम कर सकते हैं। वहाँ से हमें उसको समझना पड़ता है। हिमालयन मानसून्स किस प्रकार से हिमालयस की पहाड़ियों के साथ इंटरेक्ट करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमें लैंडस्लाइड्स को समझने के लिए। तीसरा एक्सपेक्ट है, अगर मैं बिल्कुल ही कोर शिमला की बात करूँ, तो हमें जियोमॉर्फोलॉजी, जो हमारा एक बहुत बेसिक सा सब्जेक्ट है, वहीं से एक आइडिया जनरेट करके लाता हूँ कि शिमला की जो आप लैंडस्केप ऑब्जर्व करते हैं, जो हम रोज़ सुबह शाम देखते हैं, वो आज से 10 या 20 हज़ार साल पहले ग्लेशियर्स ने उसे काव आउट किया था, उसको तराशा गया था। सो जो ग्लेशियर्स के काव आउट करने के प्रोसेस से शिमला की जो लैंडस्केप की फॉर्मेशन हुई है, उसी तरीके से हमें लैंडस्लाइड्स को भी समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आई रेफर टू वन आर्टिकल जो डाउन टू द अर्थ में आया था, February दिस ईयर एडिशन, तो उन्होंने जोशीमठ पे स्टडी किया था। तो उसका जो कंक्लूजन है, जस्ट इन वन लाइन आई कंक्लूड, जो हमारे पास नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्टर्ली स्लोप्स होते हैं, they are more gentle and most of the civilization and most of the settlements are on those plains or on those slopes, whereas जो south to south westerly slopes हैं, वो bit आपके स्लोप उनका ज़्यादा होता है और वो अनस्टेबल होते हैं। तो ज़्यादातर सेटलमेंट्स हमारे पास वहीं पे है। अगर मैं इसी को आगे बढ़ाऊँ, चौथा जो डायमेंशन की मैं बात करना चाहता हूँ, वो है हमारे पास क्लाइमेट चेंज, जिसकी हम बात बहुत अक्सर करते रहते हैं। तो क्लाइमेट चेंज को मैं इससे किस प्रकार से कोरिलेट करूँगा? अब जैसे कि आपको पता है, एक रिसेंट रिपोर्ट है, दैट इज़ IPCC, दैट इज़ इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। उसने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट से अगर मैं उसका कंक्लूजन या समराइज़ करने की कोशिश करूं, तो उन्होंने बताया कि हमारा जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, दैट इज़ इंक्रीजिंग। और उसी से रिलेटेड रिसेंटली मैंने एक स्टडी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने उसको रखना चाहता हूँ। अ वार्मिंग इंड्यूस्ड रिडक्शन इन स्नो फ्रिक्शन एम्पलीफाइज रेनफॉल एक्सट्रीम्स। ये हमारे पास जून 2023 में नेचर मैगजीन, जो सबसे जियोलॉजी में इंपॉर्टेंट या किसी भी सब्जेक्ट, साइंस के सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल माना जाता है, तो काफ़ी रिप्यूटेड ये स्टडी है। इनका कंक्लूजन क्या है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। जिन एरियाज़ में स्नोफॉल होता था, अब उन एरियाज़ में बारिश होने लगी है। और जो हमारा ये रीजन है, ये रेनफॉल और स्नो के बीच का एरिया है। अगर स्नो कम पड़ेगी और रेनफॉल ज़्यादा होगी, तो वो लैंडस्लाइड को ट्रिगर करने के कॉजेज़ होंगे। तो अगर हम इसको पूरे चारों डायमेंशंस को दोबारा कंक्लूड करूँ मैं, तो हमारे पास जो रिसेंट लैंडस्लाइड का प्रोसेसेस है, इन्हीं चारों प्रोसेसेस के इंटरप्ले से बना हुआ है। और इन डायमेंशंस को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने डायमेंशंस की बात की और आपने क्लाइमेट के बारे में भी बात की और आपने मॉर्फोलॉजी के बारे में भी बात की। अगर हम इन विषयों के बारे में हम अलग अलग बात करें, तो जिस तरह से ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भूवैज्ञानिक सब्जेक्ट जो बनना चाहता है, जो इस सब्जेक्ट को पढ़ता है, तो वो जैसे क्लाइमेट चेंज पे अगर उसे काम करना है और उस तरफ जाना चाहता है, तो वो क्या उसमें उसको उस पर स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, या मॉर्फोलॉजी की बात करें उसमें जाने के लिए उसे स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा? देखिए मैम, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जिन डायमेंशंस की हमने अभी तक बात रखी है, ये काफ़ी आगे की बात कर रहे हैं और ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स का इंटरप्ले है। बेसिकली ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में हम बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, वही कहीं ना कहीं हमें एड करेंगे इन बड़े प्रोसेसेस को समझने में। जैसे कि आप बात करते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को क्लाइमेट चेंज पे काम करना है, तो क्लाइमेट चेंज पे एज एन जियोलॉजी स्टूडेंट को काम करना है,
तो उसको वो रिसर्च में एज एन टॉपिक ले सकता है क्लाइमेट चेंज। हाँ, और क्लाइमेट चेंज हमारे पास रिलेट होता है रिवर मॉर्फोलॉजी से, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो वो स्टूडेंट अपना रिसर्च टॉपिक जियोलॉजी के नॉलेज बेस के ऊपर रख कर क्लाइमेट चेंज को अंडरस्टैंड कर सकता है। जी। जिस तरह से आपने हमें बताया कि हिमालयंस की स्टडीज़ करना है, उनको डेप्थ जो स्टडीज़ है वो रहती है, तो ये जो है एक फील्ड में कह सकते हैं कि एक फील्ड जॉब है। तो इस समय क्या क्या चुनौतियां रहती हैं और किस तरह से जो है डिसाइड किया जाता है कि, और हिमालयन रीजन ऐसा है कि ज़्यादा से जो जियोलॉजिस्ट हैं वो इसी रीजन पे जो है वो काम करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जी, जैसे कि हिमालयन रीजन है, ये पूरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहता है जियोलॉजिस्ट का, ना सिर्फ इंडिया का, इंडियाज़ में बहुत सारी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी, IITs है। इवन मैं आपके सामने ये बात भी रखना चाहता हूँ, जर्मनी की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है लाइक पोस्टडैम है, KIT है, UCLA है अमेरिका की, तो वो उनकी आप 5 से 6 PhDयाँ आप हिमाचल प्रदेश के अंदर देख सकते हैं। तो इसलिए ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बात की कि इसमें हमारे पास फील्ड वर्क रहता है। येस, ऑफ कोर्स, जिस तरीके की स्टडी आप करना चाहते हैं, जिस तरीके का आप एकेडमिक काम करना चाहते हैं, आप एकेडमिक परस्यू कर रहे हैं, उस तरीके का ही आपका फील्ड वर्क रहता है। तो बेसिकली जो फील्ड वर्क का दौर था, अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा पॉइंट ऑफ रिसर्च जो है वो किन्नौर एरिया रहता है, तो किन्नौर एरिया का ही एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। किन्नौर एरियाज़ में 1970s के बाद GSI ने बहुत काम किया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और उसमें एक प्रोफेसर हैं जिनको रिसेंटली प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है जियो साइंसेज में, डॉक्टर ओवेन भार्गवा। तो ही हैज़ स्पेंट अप्रॉक्सीमेटली 20-30 ईयर्स डूइंग फील्ड वर्क इन द किन्नौर में उन्होंने इतना काम किया है, तब जाकर हमें किन्नौर का एक बेस मैप मिला है जिस पे हम आज के टाइम की स्टडीज़ को कंडक्ट कर पा रहे हैं। तो हर एक जियोलॉजिस्ट का फील्ड में एक कंट्रीब्यूशन है, वो कुछ ना कुछ एड कर रहा है, कुछ ना कुछ नॉलेज जनरेट कर रहा है, जो आगे आने वाले लोगों के लिए और एक बड़े प्रोस्पेक्ट को समझने के लिए हमें हेल्पफुल होता है। जी, ये बहुत ही अच्छा और एक वास्ट सब्जेक्ट है कि अगर हम आज की परिस्थिति की बात करें और जो आने वाला समय है उसके लिए जो है इस सब्जेक्ट की जो है डिमांड जो है अब डे बाय डे बढ़ेगी, और इसमें जो है कैरियर ऑप्शंस भी जो है जिस तरह से आपने बताया वो बहुत ज़्यादा है। जी। शुभम चौधरी जी, जिस तरह से आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उसी तरह से मैं ये पूछना चाहूँगी अब आपसे कि ये तो हमने बात की कि अगर कोई फील्ड में जाके स्टडी करना चाहता है या अगर बच्चा जो है इसमें टीचिंग में प्रोफेशन अपनाना चाहता है, तो टीचिंग प्रोफेशन वो कैसे अडॉप्ट कर सकता है? देखिए, टीचिंग प्रोफेशन के लिए UGC की कुछ गाइडलाइंस है। अगर आपने कॉलेज में, स्कूल्स में तो जियोलॉजी एज एन सब्जेक्ट है नहीं। जो UGC की गाइडलाइंस है वो सभी सब्जेक्ट्स की तरह वैसे ही। आपको एक बेसिक नेट का एग्ज़ाम आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप नेट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, देन हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में HPPSC है, HPPSC कॉलेज कैडर का एग्ज़ाम निकालता है, आप उसमें एग्ज़ाम दीजिए, रिटर्न होगा, आपका इंटरव्यू होगा, देन आप कॉलेज में आ सकते हैं। वेयर एज यूनिवर्सिटीज़ का सिलेक्शन प्रोसीजर यूनिवर्सिटीज़ के एंड पे ही होता है। उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो रिसर्च के ऊपर होता है, आप किस रिसर्च में काम कर रहे हैं, किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं। एंड अगर मैं IITs की तरफ जाऊं तो वो IITs अगेन वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। आप लैंडस्लाइड्स पे काम कर रहे हैं, आप अर्थक्वेक्स पे काम कर रहे हैं, जिस तरीके का आप काम कर रहे हैं उस तरीके की पोजीशंस आती हैं, आपको वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा और आप वहाँ पे सिलेक्ट होने की आपकी प्रक्रिया हो सकती है। शुभम जी, मुझे आपसे बात करते हुए, जैसे आपने क्लाइमेट की भी बात की और लैंडस्लाइड्स और हमने भूकंप, सब चीज़ों के बारे में बात की, थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगी ज्योग्राफी और जियोलॉजी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, ये अगर लेमैन उसमें देखें तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जियोलॉजी और जियोग्राफी में। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो ओवरलैपिंग होते हैं जियोलॉजी एंड जियोग्राफी में। जैसे हम सर्वेस करते हैं तो बहुत सारे हम नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं और यूज़ करते हैं, कॉमन नॉलेज को हम यूज़ भी करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी जियोग्राफी में भी पढ़ाई जाती है, जियोलॉजी में भी पढ़ाई जाती है। जियोलॉजी में क्या अंतर है जियोग्राफी से, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम जियोडायनेमिक्स की बात करते हैं। जियोडायनेमिक्स का अगर सीधे शब्दों में मतलब है कि हम धरती के ऊपर के प्रोसेसेस को समझने के लिए धरती के अंदर के प्रोसेसेस को भी जानने की कोशिश करते हैं। मतलब हम धरती के इंटीरियर, धरती का जो रेडियस है, अगर हम बात करें 6400 किलोमीटर का है, तो उस पूरे रेडियस में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, इस पूरी स्टडी को देखकर हमारे पास जो सरफेस पे जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको हम कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। अब रिसेंटली अगर हम बात करें, अगर हम थोड़ा सा इसको और एक्स्ट्रापोलेट करें, तो हम धरती के ऊपर जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक साइकिल है
उसके साथ जो एक्सचेंज है हमारे पास सरफेस प्रोसेसेस का, उसको भी हम साथ में कोरिलेट या ध्यान में रखते हैं जी इस सब्जेक्ट में। शुभम जी, क्या हायर स्टडीज़ के लिए भी कोई ऐसे ऑप्शंस हैं जो बाहर कोई बच्चा इस सब्जेक्ट में हायर स्टडीज़ करना चाहता है और एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है और अपने वापस आके अपने देश के लिए जो है वो काम करना चाहता है, तो ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, या हम बाहर की बात करें कौन कौन सी कंट्रीज़ में जो है जाके जो है वो बच्चा करियर को अडॉप्ट कर सकता है इसमें? बेसिकली अगर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से हम पीएचडीज़ की बात कर रहे हैं। पीएचडी आप स्टूडेंट किस में कर सकता है, तो बेसिकली मेरा तो ये एक मानना है, एक आइडिया है कि आप यूनिवर्सिटी देखकर कभी भी पीएचडी ऑप्ट ना करें। आप अपना रिसर्च इंटरेस्ट देखकर आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करें, आप किस गाइड के अंदर काम करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर हम हिमालयज़ में काम करना चाहते हैं तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके पीएचडी करूं, बिकॉज मेरे को फील्ड करना बहुत आसान है। अगर फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट बाहर की तरफ जाना चाहता है तो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कनाडा में यूनिवर्सिटीज़ हैं, जर्मनी इज़ वेरी मच फोकस्ड ऑन हिमालयन एवोल्यूशन। मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया, पोस्टडैम यूनिवर्सिटी है, KIT है। अगर हम बात करें स्कॉटलैंड की तो स्कॉटलैंड में एडनबर्ग यूनिवर्सिटी है, UCLA है कैलिफोर्निया में, एंड देर आर मैनी मोर यूनिवर्सिटीज़ ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द अमेरिका, एंड जिसमें जियोलॉजी एज इन सब्जेक्ट बहुत ग्रो कर रहा है और काफ़ी, और घर आके वो हिमालयाज़ पे ही रिसर्च कर सकता है स्टूडेंट। जी शुभम जी, जिस तरह से हम अंतरिक्ष पे जो है पहुंच चुके हैं, हम चांद तक भी पहुंच चुके हैं, तो हमें जो है हमारी पृथ्वी के बारे में जो है उसकी जड़ तक पहुंचना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जियोलॉजिस्ट हैं वो आज के समय की अगर हम बात करें तो किस बेसिक उस पर जो है वो काम कर रहे हैं? जी, अगर हम देखें अब जियोलॉजी का जो रुख है वो अब प्लानिटरी साइंसेस की तरफ बढ़ रहा है। जी। हमने बहुत सारे प्रोसेसेस को, धरती के अंदर हो रहे प्रोसेसेस को समझा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बनाई है, और उन्हीं प्रोसेसेस को हम कहीं ना कहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं एक्सटर्नल धरती के बाहर जाके। उसमें हमारे पास मून भी आ जाता है और काफ़ी सारे प्लैनेट्स भी आ जाते हैं। मून पे तो रिसेंटली हम बात कर ही रहे हैं, तो आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल रखना चाहूँगा इसके सामने। जैसे हमने जियोमॉर्फोलॉजी की बात की, जैसे नदियाँ किस प्रकार से बहती हैं, तो उसको पहले हमने धरती के अंदर समझा है और उसी समझ को हम ले जाकर मून पे भी ले जाते हैं, हम मार्स पे भी उसी समझ को लेकर जा रहे हैं। जैसे कि आपने चंद्रयान की बात की, वो नॉर्थ साउथ पोल पे जाने की लैंडिंग उसकी साउथ पोल पे होगी, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी वाटर से रिलेटेड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश होगी वहाँ पे। जी जैसे कि अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो क्या इसमें भी जो भूविज्ञान है इसमें भी क्लाइमेट स्टडीज़ पे भी हो रही है, और अगर बच्चा जो है वो क्लाइमेट स्टडीज़ पे ही स्पेशली काम करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? देखिए मैम, जो क्लाइमेट चेंज है वो जो स्टडी है उसका टाइम स्केल बहुत बड़ा है। मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊँगा, बट थोड़ा सा आपको दर्शाना चाहता हूँ। जो जियोलॉजी एज इन सब्जेक्ट है वो 4.5 बिलियन ईयर अर्थ हिस्ट्री से आज तक की अर्थ हिस्ट्री को जानना चाहता है। तो उस पूरी हिस्ट्री में हम क्लाइमेट के बारे में भी बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं, डायनासोर्स के टाइम पे शायद 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर था आज के मुकाबले। तो एज एन जियोलॉजिस्ट हमारा ये काम रहता है कि किस प्रकार से अर्थ का क्लाइमेट में वेरिएशन आई, ये हमारा एक प्राइमरी काम है, और उसको अगर हम आज की कंडीशंस के साथ मैच कर पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट स्टडीज़ ही हो जाती है। मैं अभी तक जो इस सब्जेक्ट के बारे में समझ पाई, ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें बहुत कुछ करने को है और बहुत ज़्यादा जो है वो फील्ड है। शुभम जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को, जो बच्चे जो इस सब्जेक्ट को अडॉप्ट करना चाहते हैं, अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, उनको एक संदेश दें। जी, मेरा संदेश सभी दर्शकों से ये है कि आप अगर फील्ड में जाना पसंद करते हैं, अगर आप पहाड़ों में जाना पसंद करते हैं, तो जियोलॉजी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। और साथ ही साथ आप हिमाचल में रहकर अपने पहाड़ों को देखकर, अपने घर के आसपास की वादियों को देखना चाहकर उसकी साइंस को समझना चाहते हैं, तो जियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगा, जियोलॉजी भी एक साइंस का सब्जेक्ट है, तो साइंस फंडामेंटली आपको नेचर को समझने की ताकत देता है। तो आप उसको ईमानदारी से, मोरालिटी से, हाई वैल्यू सिस्टम के साथ पढ़ेंगे तो आप उसमें बहुत ही अच्छा करेंगे और बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। शुभम जी, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्किल्स का होना। इस फील्ड में काम करने के लिए किन किन स्किल्स का जो है रिक्वायरमेंट होती है? राइट, जैसे कि हमने बात की, अभी तक हमने जियोलॉजी को सिर्फ फील्ड में ही रखा है कि फील्ड में किस तरीके से काम हो सकता है, बट जो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है दैट इज़
कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर्स मॉडल्स पे काम करना, तो कंप्यूटर पे एक किसी लैंग्वेज पे स्किल डेवलप कर लेना इनिशियल स्टेजेस पे, जैसे लाइनक्स पे काम कर पाएँ अगर स्टूडेंट्स, किसी लैंग्वेज को सीख पाए, पाइथन को सीख पाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इनिशियल स्टेजेस पे उन चीज़ों को कर लें तो कहीं ना कहीं जियोलॉजी में उनको बहुत हेल्प मिलेगी और वो जियोलॉजी को बहुत बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे इस चीज़ से। इसके लिए जुनून का होना और हम कहें जजबे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। शुभम जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भूविज्ञान जो है उसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है। उन्होंने कहाँ से जो है हमारे इतिहास की शुरुआत हुई और कहाँ उनका अंत है, इस विषय में जो है स्टडी किया। ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें बहुत कुछ सीखने को है। इसके लिए आपको जुनून का होना, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।